एंजल, आई एम योर मेंटोर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज और आज हम समझने वाले हैं कि एनएचबी का सिलेबस क्या क्या है। मैं आपको रैंडम टॉपिक्स नहीं बट आई विल टेल यू अ डिटेल एनालिसिस ऑफ आप कौन से टॉपिक्स कब कब पिक करके कैसे ये तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। आज का वीडियो इस बात के लिए डेडिकेटेड है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं देन यू शुड गेट कंप्लीट गाइडेंस फ्रॉम अस, you should get complete guidance from us. So this video will basically tell you how to get complete how to score maximum marks so that you can understand. देखो, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है। हर सब्जेक्ट के लिए हम दो चार चीजें सीखेंगे, हर सब्जेक्ट के लिए हम दो चार बातें समझेंगे। जैसे कि हम समझेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टाइम अलॉटेड, नेगेटिव मार्किंग, विच विल बी फॉलोड बाय कि क्या क्या हमें पढ़ना है। जैसे ये इंग्लिश का आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश में हमने देखा है कि पहले मैंने ये टेबल बनाया है जिसमें मैंने लिखा है कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं क्वेश्चन, और लगभग आपको एक एक क्वेश्चन करने के लिए कितना कितना टाइम मिलेगा, ताकि आप आराम से डिटेल में समझ सकें कि आप एनएचबी कैसे क्लियर करेंगे। आई एम वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट दिस पोस्ट of National Housing Bank. It gives you an sufficient amount of salary and a lavish life. It promises a great future and hence we will start. So English language, first of all, when we talk about English language, the number of questions that are going to be in English language is 25. English में 25 questions होने वाले हैं, जिसके लिए आपको 30 minutes का टाइम दिया जाएगा, जिसको लिए आपको 35 minutes का टाइम दिया जाएगा। The marks of the same will be 30. मैक्सिमम मार्क्स विल बी 30। सो इंग्लिश के सेक्शन में आपको 30 मार्क्स का सेक्शन है। आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मार्क्स अचीव कर पाए। याद रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है विच इज द 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन का वेटेज 1.2 रहेगा, बट दैट इज एन अप्रोक्सीमेशन। अब इंग्लिश में हमें पढ़ना क्या क्या है, ये वीडियो आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा टू गिव अ डिटेल सिलेबस। आपको सिलेबस बहुत ही डिटेल में मिलेगा, इससे ज्यादा डिटेल सिलेबस नेशनल हाउसिंग बैंक का आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो हियर प्लीज जॉइन मी, सेंड मी अ यस इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू एंड लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो फॉर इंग्लिश द फर्स्ट थिंग इज वोकैबुलरी विथ फ्रेजल वर्ब्स। आप जब भी पढ़ेंगे आप कोशिश करिए दैट यू लर्न अ फ्यू वोकैबुलरी वर्ड्स विथ फ्रेजल वर्ब्स एवरी डे। आप रोज कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़िए अलोंग विद द फ्रेजल वर्ब्स। द नेक्स्ट थिंग इज POSI विच इज पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आप समझेंगे सबसे पहले कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रपोजिशन कंजंक्शन, और फिर आप उससे रिलेटेड ग्रामर रूल्स पढ़ेंगे। देखिए मैंने जब आपको बोला डिटेल्ड सिलेबस तो मैंने आपको सिर्फ ग्रामर पढ़नी है ऐसा नहीं बोल दिया। मैंने आपको बताया ग्रामर पढ़ने का 2 स्टेप तरीका। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स, सेकेंड इज अप्लाइंग द रूल्स। सो these two are connected. I will have to read third thing as tenses, फिर वर्ड स्वैप के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये सारी चीज थियोरिटिकल है, जहां मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, जहां मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ इसका मतलब है आपको इस टॉपिक के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जहां थियोरिटिकल है मैं आपको बता दूंगी कि दिस इज थियोरिटिकल। Idioms is also theoretical. Error detection के आप हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए। पैराजम्बल इज बोथ theoretical and question based। आप पैराजम्बल एंड रीअरेंजमेंट जो होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस यानी कि एक ही सेंटेंस में 2-4 पार्ट आगे पीछे दिए होते हैं, एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट में डिविजन होता है, इन्हीं चारों पार्ट को आगे पीछे करके लिखना होता है। इंस्टेड पैराजम्बल क्या होता है कि एक पूरे पैराग्राफ के 6 सेंटेंसेस को आगे पीछे किया हुआ होता है। सो बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आप बेसिक पढ़ने जाइए, जब हम क्लास में सॉल्व करवाते हैं पैराजम्बल, तो हम जैसे जब करवाते हैं पैराजम्बल सॉल्व तो आई स्पेसिफिकली टेल टू स्टूडेंट्स कि दीज आर द रूल्स, नोट इट डाउन एंड देन वी सॉल्व द क्वेश्चन। हम पहले थ्योरी पढ़ाते हैं क्लास में, फिर हम सॉल्व करते हैं। सो द हाईलाइट ऑफ दैट थ्योरी इज कि आपको बेसिकली पैराजम्बल एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में आपको दोनों ही सिमिलर रूल्स फॉलो करने होते हैं। यू हैव टू फॉलो वेरी सिमिलर रूल्स।
Next thing is sentence improvement. Here also you have to solve questions. Replacement and matching you have to solve questions. RCs में regular practice करनी पड़ेगी, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मैंने कल इंग्लिश की तैयारी नेक्स्ट 5 हफ्ते में कैसे करें इसके लिए एक वीडियो बनाया था. आई मेड अ वीडियो येस्टरडे जिसमें मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी इंग्लिश की. उसमें मैंने पूरे इंग्लिश के सेक्शन को 5 वीक में टास्क वाइज डिवाइड करके आपको बताया था. दिस इज व्हाट इट वाज. नाउ When I say this, आपका कुछ डेली टास्क होना चाहिए. When it comes to English, आपका कुछ ना कुछ डेली टास्क होना चाहिए. So you can keep डेली टास्क एज आप रोज न्यूज़पेपर पढ़िए एंड रोज आप एडिटोरियल तो ज़रूर पढ़िए. अगर आपको न्यूज़पेपर पूरे पढ़ने की आदत नहीं है, you should come to my editorial session which happens at 8 AM every day on Adda 24/7 channel of regulatory bodies. मैं रोज सुबह न्यूज़पेपर का एडिटोरियल लेती हूँ, आप वो देख सकते हैं. इसके अलावा आप vocabulary इसमें रोज करेंगे. You will do vocabulary words daily along with the phrasal verbs. So ये हो गया हमारे इंग्लिश का पार्ट. ये हो गया हमारे इंग्लिश का पार्ट. इंग्लिश का पार्ट हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या इसमें सिलेबस है, ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया है. वोकैबुलरी करनी है, फ्रेजल वर्ब करना है, ग्रामर में पहले बेसिक पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन, नाउन प्रोनाउन और ये सारी चीज़ें. फिर उसके बाद रूल्स पढ़ने हैं, वर्ड स्वैप, एरर डिटेक्शन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस रिप्लेसमेंट और मैचिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. Have you understood? Please send me a yes if you have understood कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है. हमें वोकैबुलरी पढ़नी है, ग्रामर कैसे पढ़ना है 2 स्टेप में पढ़ना है, टेंसेस पढ़ने हैं, वर्ड स्वैप वाला हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पैराजंबल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ सेंटेंस, इन सबके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. दिस इज माय ओवरऑल सिलेबस अंडरस्टैंडिंग फॉर इंग्लिश. नाउ विल मूव अहेड फॉर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड. अगर हम रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो ओवरऑल ये जो सेक्शन है ये इसमें सिर्फ और सिर्फ 45 क्वेश्चंस ही आते हैं. रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में देयर आर ओनली 45 क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड. बट इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 60 मार्क्स. ये 60 मार्क्स का है और ये सॉल्व करने के लिए 45 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रीजनिंग में आपको मिलेगा 60 मिनट्स. आपको 1 घंटा पूरा मिलेगा. यू विल गेट एन एंटायर 1 आवर. देखिए इंग्लिश में भी टाइम ज़्यादा ही था, इंग्लिश में भी देखिए टाइम ज़्यादा ही था. 25 क्वेश्चंस में आपको मिल रहे थे 35 मिनट्स. इंग्लिश जबकि इजी होता है तो 25 क्वेश्चन में 35 मिनट्स, 25 क्वेश्चन में 35 मिनट्स. सिमिलरली रीजनिंग में आपको मिलेंगे 45 क्वेश्चंस में 60 मिनट्स. यू विल गेट 60 मिनट्स टू सॉल्व रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड. कंप्यूटर इसका बहुत ही छोटा सा पार्ट है, यू कैन डू इट. नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही है और ये पेपर भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, ABCD हमारे पास ऑप्शन होगा. और इसका अगर अप्रॉक्सीमेटली हम वेटेज समझे तो 1.33 के आसपास एक क्वेश्चन 1.3 मार्क्स का लगभग हम समझ सकते हैं. बट दैट इज एन अप्रॉक्सीमेशन, देयर इज नो रियल थिंग टू इट. लेट अस सी रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है. लेट अस जस्ट सी कि रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है. हमें पढ़ना है सिलॉजिज्म्स, हमने पढ़ने हैं सिलॉग्स. फिर हम पढ़ेंगे मशीन इनपुट. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. सिलॉजिज्म, मशीन इनपुट, सीटिंग अरेंजमेंट तो सेट्स सारे ही सॉल्व करने हैं. डेटा सफिशिएंसी ये इजी है टॉपिक बहुत ही, इसको देख के लग रहा होगा डिफिकल्ट है बट आप जब 1-2 बार क्लासेस अटेंड कर लेंगे इसके बाद ये बहुत इजी हो जाता है. कोडेड इनइक्वालिटी इज इजी बट when we talk about direction and distance, analytical reasoning, both of these needs a lot of practice. आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सारे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, पजल एंड डेटा सफिशिएंसी, ये सारा है आपका रीजनिंग का टॉपिक. ये सारे टॉपिक्स हैं आपके रीजनिंग के इन द अपकमिंग नेशनल हाउसिंग बैंक. ठीक है, देखिए ये जो पोस्ट है इट्स सच एन इंटरेस्टिंग पोस्ट. यू विल गेट 60,000 एज सैलरी. आपको सैलरी में 60,000 मिलेगा. आपको एक पेपर लिखना है.
आपको प्री वाली झंझट ही नहीं है कि प्री निकल रहा है नहीं निकल रहा है, दैट इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम. यू स्ट्रेट अवे राइट मेंस एंड यू नीड वन पोस्ट टू क्रैक दैट एग्जाम. अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो हमें सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए. आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, आपको अपना 100% देना पड़ेगा टू गेट देयर, टू गेट दैट पोस्ट, टू गेट दैट जॉब. अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको अपना टॉप तो करना ही पड़ेगा. जो होता है ना कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि मैं शायद टॉप कर जाऊं, तो आपको अपना टॉप तो करना ही पड़ेगा. आपको अपने लिए तो टॉपर बनना ही पड़ेगा फॉर गेटिंग दैट गुड जॉब. देखिए एनएचबी, और ये एक और बड़ी बात है कि यहाँ पे जो लाइफ होती है आफ्टर द एनएचबी एग्जामिनेशन, इट इज वेरी ल्यूक्रेटिव. ठीक है, अब समझते हैं क्वांट, डीआई और डेटा एनालिसिस में क्या क्या आएगा. क्वांट के 35 क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको ये करने के लिए फिर से 45 मिनट्स लगेगा आपके पास. द वेटेज फॉर दिस सेक्शन इज अराउंड 40 मिनट, इज अराउंड 60 मार्क्स, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में है, और इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी. ठीक है, चलो ये हो गया क्वांट में. अब हमें क्वांट और डीआई में पढ़ना क्या क्या है. तो देखिए, जब हम बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस, तो ये तो टॉपिक खुद ही बताता है क्वांट, डीआई एंड डीए क्या होगा. डीआई एंड डीए क्या होता है ये तो वो टॉपिक खुद ही बता देता है. बट क्वांट में हमें क्या क्या पढ़ना है. व्हाट डू वी नीड टू रीड इन क्वांट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी शॉर्ट शॉर्टकट ट्रिक्स एंड सिंप्लीफिकेशन. आपको पता होने चाहिए शॉर्टकट ट्रिक्स की कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, जो आप अप्लाई करोगे सिंप्लीफिकेशन में, एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सिंप्लीफिकेशन, इट गोज बियॉन्ड. नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेशन एंड परसेंटेज. हम अप्रोक्सीमेशन की भी ट्रिक्स होती है, और ये आप अप्रोक्सीमेशन अक्सर लगाते हैं किसमें, परसेंटेज में. सो बेसिकली दीज 4 टॉपिक्स हैव टू बी कवर्ड टुगेदर. अगर जब आप ये पढ़ाई करेंगे तो कोशिश करिएगा कि यू कवर ऑल दीज टॉपिक वन बाय वन. नेक्स्ट इज सर्ट्स एंड इंडाइसेस, प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज, रेशियो एंड पार्टनरशिप. ये तो सारे बहुत ही इजी और बहुत ही कॉमन टॉपिक है. परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ये सारे बहुत ही कॉमन टॉपिक है. फिर आता है ट्रेन, बोट, स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, followed by quadratic equation, probability, simplification, approximation. तो ये हो गए हमारे सारे. Now I have presented to you all the possible chapters of quant that are going to be asked in National Housing Bank Assistant Manager. अगर आपको मैनेजरियल पोजीशन चाहिए, स्केल 1 ऑफिसर की जॉब है, तो जरूर कोशिश करेंगे. Next we are doing is general awareness. Next what we are doing is general awareness with focus on economy and banking and computer knowledge. इससे ज़्यादा detail video आपको कहीं नहीं मिलेगा. Now what I am going to tell you here, it's a mind-boggling way in which I have told you all the details of the topics that you need to cover for a better preparation here. जैसे number of questions that are going to be asked are 50. कितने क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं वो आपसे 50. कितने मार्क्स में, 50 मार्क्स के. आपको कितना मिनट के लगेगा ये सॉल्व करने में, 40 मिनट्स. और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4. सो 50 मार्क्स का ही आता है जनरल अवेयरनेस. उसमें भी आपका कंप्यूटर नॉलेज साथ में होता है. आपको अगर कोई फैकल्टी पढ़ा रहे हैं तो वो क्या क्या टॉपिक लगभग कवर करेंगे. सो हियर is the computer knowledge, which is history and generation of computers, computer network, internet, DBMS, Microsoft Office, email and languages related to computer. अभी में ये DBMS बहुत ही popular topic है. It's a very current topic in recent times for the exam purpose. अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की. जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या कवर करना है. आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स को कवर करना है. यू हैव टू कवर करंट अफेयर्स इन द रेगुलर बेसिस. आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स को कवर करना है. जैसे कि ई रूपी के बारे में अभी बहुत सारी बातें की गई है. अभी हमारा जीएसटी रेवेन्यू का भी डेटा आया था, तो उससे भी रिलेटेड. बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या आप एनएचबी में सोच सकते हैं कि आएगा, इज हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, अंडरस्टैंडिंग बेसिक बैंकिंग एंड टर्मिनोलॉजीज. बेसिक बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज क्या होती है वो समझना.
टाइप्स ऑफ बैंक्स लाइक शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक, कोई शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, कितने टाइप की बैंक्स होती हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ अकाउंट, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सारे अकाउंट। लोन जब लेते हैं तो कौन से अकाउंट में लेते हैं, जल्दी से बताइए करंट उसमें कमेंट सेक्शन में। टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, टाइप्स ऑफ एटीएम, अलग अलग टाइप के एटीएम हो सकते हैं, जैसे कि अभी कुछ सो देखो ये एग्जाम हुआ था 2016 में और 2017 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो रिसेंटली ये एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था। दिस एग्जाम वाज हेल्ड इन 2016 एंड इन 2019 एग्जाम कब हुआ है इसका, लास्ट टाइम ये एग्जाम हुआ था 2016 में और 2019 में, और अब ये हो रहा है 2022 में। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास एक और बार नहीं आएगी शायद अगले 4-5 सालों तक, ठीक है। सो नाउ ओवरड्राफ्ट एंड टर्म लोन्स, बैंक गारंटी एंड रिस्क कैटेगराइजेशन, टाइप्स ऑफ मार्केट आपको पढ़ना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि सिडबी, नबार्ड या फिर एनएचबी इटसेल्फ, ये ईएक्सएमआई, ये सब आप पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जैसे आरईआईटी विच इज रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड आईएनवीआईटीएस विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। आगे बजट एंड इकोनॉमी सर्वे। अच्छा, जैसे आप सबको पता ही होगा कि बजट और इकोनॉमी सर्वे में कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक के, ठीक है। तो बजट आपको कौन सा कवर करना पड़ेगा, 2022 और 23 का जो बजट अभी आया होगा, और इकोनॉमी सर्वे जो 2021 और 22 का, सिर्फ इतना ही कवर करना होगा। इट विल बी वेरी इजी टू कवर। पीपल इन न्यूज, जो नोबेल, जैसे कि नोबेल प्राइज विनर है या ऐसा कुछ भी जो लोग अभी न्यूज में रहे हैं, दोज पीपल। अवार्ड्स, स्पोर्ट्स में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और स्टैटिक जीके वगैरह, आपको इतना सारा कवर करना है जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड? देखो मैं आपको एक बार लाइन से दिखा देती हूँ पिछले टाइम से कि मैंने कितना डिटेल एनालॉजी दिया है। मैंने बहुत ही डिटेल सिलेबस आपको बताया है। इंग्लिश, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपको पेपर क्लियर करना है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो देयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 25। हमें कितने देर में, 30 मार्क्स का ये सेक्शन होता है, 35 मिनट्स में हमें इंग्लिश करना है। इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे 2-3 टॉपिक्स कनेक्टेड हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक को थ्योरेटिकली पहले समझना है। नेक्स्ट इज रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। उसमें भी 45 क्वेश्चंस हैं ऑफ 60 मार्क्स, और हमें वही करना है कि इसमें रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं। और फिर क्वांट डीआई की जब हम बात करें तो ये सारे टॉपिक्स हैं। क्वांट डीआई का सेक्शनल मार्क कितने क्वेश्चंस आएंगे, 35 क्वेश्चंस ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर नॉलेज एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में यही सारे टॉपिक्स हैं। बस आपको तरीका अलग होगा ऑफ अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चन, तरीका अलग होगा ऑफ अटेम्प्टिंग। थोड़ा सा नॉलेज बेसिक, बट आपको इतना नॉलेज कंप्यूटर में एटलीस्ट होना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा जनरल अवेयरनेस विच इज अ वेरी बिग पार्ट। तो उसमें हम सबसे पहले करेंगे करंट अफेयर्स, जैसे कि अभी इन न्यूज है ई रूपी। आपको अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा ई रूपी के इस बारे में मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट हमें करने हैं बैंकिंग और फाइनेंसेस। तो बैंकिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, और फिर हमने बताया कि हमें फाइनेंस में क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर सिलेबस, दिस इज द एंटायर सिलेबस। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव की। यहाँ तक के सबको समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव वाला सारा पार्ट सबको समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या करना होता है सबको सारा कुछ समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा, क्या क्या करना है, ये सबको सारा कुछ समझ में आ गया। ग्रेट। अगर ऑब्जेक्टिव में करना समझ में आ गया तो डिस्क्रिप्टिव जो है, डिस्क्रिप्टिव भी इंग्लिश का ही पार्ट है। ओनली एन इंग्लिश टीचर कैन टीच यू हाउ टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव आंसर। आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश टीचर बता सकता है कि एक डिस्क्रिप्टिव आंसर को कैसे लिखना है। इंफॉर्मेशन तो आपके पास होगी, बट डिस्क्रिप्टिव आंसर में लिखना क्या है ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश टीचर ही बता सकते हैं। सो हियर इज द वे।
So number of questions that are asked in descriptive writing in English are 2. सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. फिक्स्ड है क्या पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा और लेटर राइटिंग पूछा जाएगा. आपसे ऐसे पूछा जाएगा एंड लेटर राइटिंग पूछा जाएगा. ये दोनों मिला के इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. ऐसे और लेटर राइटिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. ये मिला के होते हैं 25 मार्क्स के और ये आपको 15 मिनट्स आधे घंटे में लिखना होता है. आपको आधे घंटे में लिखना होता है. ये वाला जो पार्ट है ये बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि ये कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे. सो देयर इज अ स्पेशल सेक्शन टू इट. There is a special section to it कि descriptive is not basically used as a qualifier thing. आप मेरी NHB की और भी वीडियोस देखो, उसमें भी मैंने बताया है कि कैसे आप ये एग्जाम में कैसे कैसे स्कोर करेंगे. ठीक है, तो NHB में डिस्क्रिप्टिव जो है उसका ये ओवरऑल आइडिया है जो मैं आपको बताना चाह रही थी. मुझे जल्दी से बताइए इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो. इतना डिटेल सिलेबस वाला वीडियो समझ आया है नहीं, और अगर समझ आया है तो जल्दी से लाइक करिए वीडियो को, लाइक करिए वीडियो को. इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड यू, if you have understood what I have told you, if you also found it as detailed as I did, अगर आपको भी ये उतना ही डिटेल लगा है तो जल्दी से मुझे बताइए कि यस मैम आई हैव अंडरस्टूड. जल्दी से लाइक करिए वीडियो को. हमने सारे सब्जेक्ट्स में जाना है कि कैसे हर सब्जेक्ट का ब्रेकअप होगा और हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितना देर, कितने टाइम लगेगा, कितना टाइम मिलेगा हमें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. इंडिविजुअल सेक्शन के अपने अपने टाइम्स है और वो टाइम स्लॉट्स के बारे में भी हमने जाना है. ठीक है, अब हम इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट कि if you are at all planning to write the National Housing Bank, अगर आप नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे को लिखने की सोच रहे हो, if you are writing to attempt this paper, तो आज सुन लीजिए ध्यान से. The course is of 7,000 rupees. The course is of 7,000 rupees, but if you apply the coupon code Y659, आप जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करेंगे Y659, the cost of the course will be reduced down to 1,600, 1,600 रुपए, 1,600 रुपीज में ये कोर्स अवेलेबल होगा. The original cost is 7,000 रुपीज. ये कोर्स जो है ये 1,600 में अवेलेबल होगा. ठीक है, मेक श्योर यू यूज द कोड Y659. आपको कोड यूज करना है Y659. समझ में आया? ठीक है, सो द कोर्स हियर देखिए, आप जैसे ही आपने ये 659 अप्लाई किया मतलब हो गया जादू. हमारा कोर्स हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1,600 रुपीज का. हमारा जो कोर्स है ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1,600 रुपीज का. इसके अलावा अगर आप कोई भी और बैंक का कोर्स लेना, परचेस करना पसंद कर रहे हैं, इफ यू वांट टू बाय एनी ऑफ द कोर्स फॉर बैंक महापैक प्लस, देन ऑल्सो यू कैन रजिस्टर विद दिस कोड which is Y659. As soon as आप ये अप्लाई करेंगे the cost will reduce down to just 7,000 rupees. ओके, सो राइट नाउ हमारे NHB के बैचेस चल रहे हैं. आप जैसे ही कोड यूज करेंगे Y659, आपको वो कोर्स 1,600 रुपीज में मिल जाएगा. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैच फ्रॉम टुमारो. हमारा जो बैच है हम कल से चालू कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुमारो. कल यानी कि 11th of November को आपकी पहली क्लास होने वाली है. इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्लास फॉर नहीं, कल नहीं, 6 दिनों बाद आपकी पहली क्लास होने वाली है ऑन 11th of November. मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर दिस कोर्स. आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स के लिए रजिस्टर करिए. इट्स वेरी इजी. आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी जिसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, और हम सब मेहनत करेंगे आपको वो जॉब दिलवाने के लिए. ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू वर्क रियली हार्ड टू गेट यू देयर, टू मेक श्योर दैट यू गेट दैट जॉब. समझ में आया?
Make sure you use the code Y659 very soon on 11th of November. हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बैच 11th of November से. 11th of November से हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं. 9 AM to 7:30 PM आपकी क्लास होगी. आपकी सुबह से इवनिंग तक के में क्लासेस होती रहेंगी. I take editorial session at 8 AM every day on Adda 24/7 regulatory bodies. आप 8 AM पे सर्च करिए एडिटोरियल सेशन किंजल मैम, आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगा और आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं फॉर डेली एडिटोरियल अपडेट्स. ठीक है, right now this is an amazing opportunity. By using the code Y659 you can grab this opportunity. Okay, so I'll take your leave now and you keep learning, you keep growing faster. I hope you get your dream government job by the end of this year. In coming 6 months, something like this, something great happens in your life. Thank you and have a nice day ahead.